हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज पढ़ाऊंगा 17 अगस्त करंट अफेयर, लेकिन यहाँ पे 16 अगस्त की जो भी इंपॉर्टेंट खबर है उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं लाया था और मैं आपसे बोला भी था एक पोस्ट के दौरान कि मैं कल वीडियो लाऊंगा, मतलब आज के दिन लाऊंगा और दोनों दिन का लाऊंगा। तो आज हम लोग देखेंगे 16 और 17 अगस्त की जो भी इंपॉर्टेंट खबर है उसको यहाँ पे फटाफट देख लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, वो भी मैप के साथ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपको क्या नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में किस समुदाय द्वारा नवरोज को नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर की तरह मनाया गया? यानी कि आपको बताना है कि जो नववर्ष जो नवरोज त्यौहार मनाया जाता है ना, वो किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है पारसी। ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और पारसी हमारे देश में एक तरफ से अल्पसंख्यक कह सकते हैं इनको, क्योंकि माइनॉरिटी के तौर पे ये लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या तो आपको पता है कि हिंदुइज्म है। ओके, तो ये जो नवरोज जो त्यौहार है ना, ये जैसे कि भारत में जो हिंदू समुदाय जैसे होली मनाता है, दीपावली मनाता है, ठीक है, मुस्लिम समुदाय जो जैसे कि ईद मनाता है, वैसे ये लोग पारसी समुदाय वाले नवरोज त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो नवरोज त्यौहार है ना, ये नए साल का प्रतीक इनके समुदाय में माना जाता है। ठीक है, पारसियों के समुदाय में इसको नए साल के तौर पे माना जाता है, यानी कि नवरोज की जो शादी कर देंगे तो नया दिन होता है। ठीक है, नया दिन। और ये नए साल के लिए इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो होता है ना, मानसून चेंज होने का समय होता है। इस समय बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, नए फसलों को लगाया जाता है, तो ये एक तरह से नएपन को दिखाता है, तो इसलिए ये लोग नए वर्ष की तरह इसको मनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नवरोज पर्व किससे संबंधित है? तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो हाल ही में किसका निधन हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी इनका निधन हो गया है। तो हाल ही में किसका निधन हुआ है? जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो सेप्टिक टैंक होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं यानी कि जो नाले वगैरह होते हैं, वहाँ से लोग ह्यूमन को यानी कि एक व्यक्ति को अंदर भेज देंगे। आप देखे होंगे सड़क वड़क के किनारे कि उनको अंदर भेज देंगे। वो लोग क्या करेंगे, अंदर से जो गंदा पदार्थ होता है, मैला जो इकट्ठा हुआ रहता है, नाले में आके फंसा हुआ रहता है, वो लोग निकालते हैं, अपने सर पे रख के ऐसे निकालते हैं, फिर बाहर फेंकते हैं। तो ये सब खत्म करने के लिए, ठीक है, ये सब खत्म करने के लिए, और जो कहने का मतलब ये है कि शौचालय संबंधित जो भी एक्टिविटियां होती हैं उनको ये सब खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत ही अहम कदम उठाया। इसलिए कहा जाता है इनको कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के कार्य के प्रति उनके अथक समर्पण ने अनगिनत लोगों के जीवन का उत्थान किया है। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति हैं? अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम है विंदेश्वर पाठक। इनका नाम है विंदेश्वर पाठक, और इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये आने वाले एग्जाम में पक्का गारंटी के साथ किसी न किसी एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा कि ये कौन थे। ठीक है, या फिर ये पूछा जाएगा आपसे कि सुलभ सुलभ जो इंटरनेशनल है ना, सुलभ जो इंटरनेशनल है, उसके संस्थापक कौन थे? तो विंदेश्वर पाठक जी उसके संस्थापक थे। ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सुलभ इंटरनेशनल पूछेंगे ये क्या है सर जी? तो सुलभ इंटरनेशनल जैसे कि आप सुने होंगे सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ शौचालय, ठीक है, ये सब आप अगर आप बस स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो देख सकते हैं, सुलभ शौचालय, सुलभ कॉम्प्लेक्स जो देखते हैं आप, तो वो इन्हीं की देन है। ठीक है, इन्हीं के दिमाग की सोच है जो आज भारत में हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे सुलभ शौचालय, वहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये इनका ही कॉन्सेप्ट था और ये विश्व स्तर पे भी काम करते हैं। ठीक है, इनका विश्व स्तर पे भी पूरा एनजीओ इनका काम करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। विंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो इनसे संबंधित ये बात आप याद रखेंगे। और जो दिया गया ऑप्शन में उसको देख लेते हैं। तो बालकृष्ण दोषी की अगर बात करें तो ये एक आर्किटेक्चर थे और इनका भी निधन हो चुका है, बालकृष्ण दोषी का। और इनको 2018 में प्रितिजगर जो आर्किटेक्चर प्राइज होता है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आगे चले। तो अभी सतीश कौशिक की बात करें तो सतीश कौशिक वही हैं जो गोविंदा जी के साथ बहुत ही ज़्यादा मूवी किए हैं, जो इनका डायलॉग है प्रसिद्ध कसम उड़ान छल्ले की। इनका भी हालांकि मार्च में 2023 में ही निधन हो गया था। ठीक है,
तो इनको भी आप थोड़ा सा याद रखें। नीलमणि फुकन जी की बात करें तो ये एक असमिया कवि हैं और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ और लिस्ट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा रखा है जिनका निधन हो चुका है, जैसे कि ये जनवरी 2023 से लेके ये जुलाई तक, आपका जून जुलाई तक ये लिस्ट है, ठीक है। जैसे लिसा लॉरिंग एक अभिनेत्री थी, ठीक है, जिनका निधन हो गया। शांति भूषण वकील थे। पेले की बात करें तो ये ब्राजीलियन महान फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया। रहमान राही की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे रहमान राही, जिनका निधन हो गया। केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जिसको आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आगे चले, ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ की गई है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत अभी हाल ही में नई दिल्ली में की गई है, ओके। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो G20 में शामिल देश हैं, ठीक है, जो G20 में शामिल देश हैं और साथ ही साथ जो इन्वाइटेड कंट्री हैं उनके देशों की फिल्में इसमें दिखाई जाएंगी, ओके। और यहाँ पे जो शेरपा है अमिताभ कांत, इन्होंने इस जो मतलब समारोह है उसका उद्घाटन किया है। इस अमिताभ कांत और साथ ही साथ थे अभिनेता विक्टर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इस समारोह का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। और इस समारोह में क्या किया जाएगा कि जो 20 देश हैं उनकी मूवी दिखाई जाएगी और साथ ही साथ जो आमंत्रित देश है उनकी मूवी यहाँ पे दिखाई जाएगी, उनके देश से संबंधित जो भी मूवी होगी यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो SCO है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है, ठीक है। आगे चलें तो G20 में मेंबर देश देख लीजिए, देखिए इसमें 19 देश हैं, 19 देश शामिल है। एक यूरोपियन यूनियन शामिल है जिसको टोटल मिला के 20 हो जाता है, इसलिए ग्रुप ऑफ 20 इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक यूरोपियन यूनियन दिखेगा और बाकी ये 19 देश यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, G20 में पाकिस्तान शामिल नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ चलें तो सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला कर लिया है। तो इसका सही जवाब है, सरकार अभी हाल ही में, जैसे 15 अगस्त पे जब नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे, ठीक है, वहाँ से जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा वहाँ पे कि 10,000 से बढ़ाकर जो जन औषधि केंद्र है उनकी संख्या 25,000 कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, जन औषधि केंद्र से होता क्या है, तो मैं इस यहाँ पे आपको बता देता हूँ जन औषधि केंद्र से होता क्या है, ठीक है। तो जन औषधि केंद्र जो है ना, वो सस्ती दवाइयाँ आपको अवेलेबल कराता है, उपलब्ध कराता है सस्ती दवाइयाँ। जैसे कि आप अगर कोई ब्रांडेड दवाई अभी खरीद रहे हैं तो वो आपको 85 रुपये में मिल रही है, ठीक है। तो जेनरिक अगर मेडिसिन खरीदेंगे या आप जन औषधि केंद्र पे जाके वो मेडिसिन खरीदेंगे उसी दवाई को सेम, तो वो आपको लगभग 25 रुपये में मिल जाएगी। कितने में, 25 रुपये में, लगभग यहाँ 3 से 4 गुना दाम यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन में। और ऐसा नहीं है जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वही अच्छी होती हैं, जेनरिक नहीं, दोनों अच्छी होती हैं, ठीक है। दोनों, जैसे ब्रांडेड दवाई काम करेगी वैसे जेनरिक मेडिसिन भी काम करेगी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बस अंतर ये होता है कि जो ये ब्रांडेड दवाई हैं इनका पेटेंट होता है किसी कंपनी के पास, और जो जेनरिक मेडिसिन होती है इनका पेटेंट किसी कंपनी के पास नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है, अगर ब्रांडेड दवाइयाँ 100 रुपये की हैं तो ये जेनरिक दवाइयाँ आपको वो दवाई सिर्फ 25 रुपये में मिल जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो हमारे गरीब लोग हैं, मतलब हमारे जो जनता है, उनका पैसा बचेगा, ठीक है, उनका पैसा बचेगा। और अगर वो दवाइयों में कम पैसा खर्च कर पाएंगे तो अपने लाइफ के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, जिससे कि उनका जो जीवन प्रत्याशा है वो बेहतर होगा, ठीक है, उनका जीवन प्रत्याशा यहाँ पे बेहतर होने लगेगा। तो यहाँ पे प्रश्न था कि सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 बढ़ाकर कितना करने वाली है, 25,000 करने वाली है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में किस राज्य में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, ग्राफीन अरोरा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, जो ग्राफीन है ना, ये ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है, ग्राफीन को ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो केरल के कोच्चि में अभी ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य ये है कि
इस ग्राफीन का इस्तेमाल अब बड़े लेवल पे किया जाएगा, कॉमर्शियलाइज लेवल पे किया जाएगा, ठीक है। जिससे इसमें जो फ़ायदा होता है ना, इसको बहुत ही लंबा खींचा जा सकता है, ग्राफीन को बहुत ही लंबा आप खींच सकते हैं और ये टूटेगा नहीं, ठीक है। इतना लंबा खींच सकते हैं कि ये टूटेगा भी नहीं, और यांत्रिक रूप से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, लचीला है, ठीक है। ये कंडक्टर के रूप में काम कर सकता है। इससे हम जो मोबाइल की टच स्क्रीन है उसको बना सकते हैं, जो एलईडी टीवी होती हैं उनके स्क्रीन को हम बना सकते हैं। इससे हम लाइट पैनल बना सकते हैं जो सौर ऊर्जा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सौर सेल बना सकते हैं इससे। और अगर आप कहेंगे कि यार इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये सुचालक भी है। ये क्या करते हैं इसे, जैसे सौर ऊर्जा है उसका सुचालक है, यानी कि कह सकते हैं हीट का ये सुचालक है, ठीक है। इसे बिजली का भी ये सुचालक है, ओके। तो ये ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है और 2004 में इसकी खोज आंद्रे गिम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव ने की थी, और जिनके लिए इन लोगों दोनों लोगों को 2010 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और ये देखिए इसमें चालकता इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप पढ़े होंगे कि चांदी की चालकता बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ग्राफीन की अगर बात करेंगे तो ग्राफीन की चालकता चांदी से भी कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कई लेवल पर काम कर सकता है, और भारत में क्या ये विश्व के लेवल पे लोगों में क्रांति ला सकता है अगर इसका कॉमर्शलाइज शुरू हो जाए तो, मतलब बड़े लेवल पे इसका उत्पादन शुरू हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम के तहत वही करना है कि इसका जो उत्पादन है ना वो बड़े लेवल पे करना है, जिससे कि एक परिवर्तन आ सके समाज में, विश्व में, ओके। तो ये केरल में ये प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क 2 यहाँ पे, ठीक है, मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। इस ड्रोन को भारत ने किस देश से खरीदा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, इस ड्रोन को भारत ने इजराइल से खरीदा है। अगर आपसे पूछता है हेरान मार्क 2 ड्रोन भारत ने किस देश से खरीदा है, तो इजराइल से खरीदा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अभी ये 4 ड्रोन खरीदा है भारत ने इजराइल से, और इसका फ़ायदा क्या है, भारत इससे फ़ायदा ये लेने वाला है ना, इस ड्रोन में ये काबिलियत है कि ये क्या कर सकता है, ये सामानों को कैरी आउट तो कर ही सकता है, ठीक है। अगर एमिनेशन जैसे कि मान लीजिए कोई गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसको तो ये कैरी कर ही सकता है। साथ ही साथ ये जो बॉर्डर है, जैसे चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे भी ये नज़र रख सकता है, यहाँ पे भी नज़र रख सकता है, एक साथ ये दोनों जगह पे नज़र रख सकता है। कैसे, इसकी स्पीड इतनी तेज है ना कि यहाँ से ये यहाँ जाने में इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भारत ने इसलिए डिप्लॉय कर रखा है यहाँ पे भारत और चीन के बॉर्डर पे, ताकि भारत जो है चाइना पे नज़र बनाए रखे, ठीक है। भारत चाइना पे नज़र बनाए रखे, इसलिए इनको डिप्लॉय यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। आप इजराइल की इस ड्रोन को जिसका नाम है हेरान मार्क 2, तो इसका उद्देश्य यही है कि भारत इसको लॉन्च किया है, सॉरी इसको डिप्लॉय किया है भारत और चाइना के बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ भी चाइना से बॉर्डर लगती है और यहाँ भी चाइना से बॉर्डर लगती है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, ओके। तो जिससे कि भारत की जो वायुसेना है अब वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी इस सेक्टर में, ओके। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसके जो चीफ हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी। इस समय जो है विवेक राम चौधरी हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया क्योंकि आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बार 77वां यानी 77th ईयर इस बार मनाया गया, और लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन वहाँ से राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार की जो थीम होगी ना स्वतंत्रता दिवस की, इसमें से कोई एक है, आपको बताना है कि वो कौन सी थीम है। तो इसका सही जवाब है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। इस बार की स्वतंत्रता दिवस की थीम थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नेशन फर्स्ट, ठीक है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस बार स्वतंत्रता दिवस की ये थीम थी। आगे चले तो 15 अगस्त 2023 की स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा 5 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन से नंबर पर लाने की गारंटी की बात कहें। इन्होंने कहा भाषण के दौरान कि मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, इसकी स्थिति तो अभी ये है, ये 5वें नंबर पे है, लेकिन 5 साल में ये आपको ये तीसरे नंबर पे, यानी कि जापान को ये पीछे छोड़ के ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे सही है, ठीक है। इन्होंने कहा कि तीसरे स्थान पे मैं ला दूंगा 5 साल में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ओके। यानी कि ये 2023 चल रहा है, 24 में चुनाव होगा, ये फिर जीतेंगे, उसके बाद जब आएंगे तो लगभग 2029-30 की ये बात कर रहे हैं, लगभग ये कह रहे हैं कि 2029-30 तक मैं क्या करूँगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को
विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाके खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी भारत की स्थिति ये है कि 3.73 इसका अभी जो सॉरी ये इकोनॉमी है इंटरनेशनल लेवल पे वो इतना है, और ये जापान को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ सकता है। अगर ये कहते कि दूसरे नंबर पर ला देंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा सोचने वाली विषय हो सकता था। ठीक है, तो जापान कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये पीछे छोड़ भी दें हम लोग, और ज़रूर भी छोड़ देंगे, ये उम्मीद लेके चलनी ही चाहिए। आगे चले, तो 15 अगस्त की तारीख को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है चारों। इसका सही जवाब है चारों, क्योंकि 15 अगस्त के दिन भारत तो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता ही मनाता है, साथ ही साथ 5 और देश हैं जो भारत के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो भी 15 अगस्त के दिन ही क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, भले ही 1947 में स्वतंत्र हो, बाद में स्वतंत्र हो, लेकिन तारीख वही थी 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के दिन ये टोटल 6 देश हैं भारत को लेके, ये 6 देश क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इधर नॉर्थ कोरिया है, इधर साउथ कोरिया है। ठीक है, ये दोनों मनाते हैं। इधर इंडिया तो मना ही रहा है। फिर ये जो रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश। फिर ये बहरीन यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे दिखाई देगा लिंचेस्टाइन। ठीक है, ये 6 देश टोटल भारत को लेके एक ही साथ 15 अगस्त को एक ही साथ ये लोग क्या करते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैप मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एशिया का मैप है अपना, सुंदर भारत है। ये भी 15 अगस्त को मनाता है स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पे दिखेगा तो नॉर्थ कोरिया दिख जाएगा, और इसके साउथ में दिखेगा साउथ कोरिया। इस पे पहले जापान, ठीक है, जापान शासन करता था, तो जापान से ये लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहरीन दिखेगा, भारत की खाड़ी के आसपास ये बहरीन दिखेगा। इधर इधर दिखेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इस जो यूरोप का जो मैप है ना, इस बीच में यहाँ पे दिखता है आपको लिंचेस्टाइन, जिसकी बॉर्डर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से लगती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत को कब तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 2047 तक। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और 2047 तक इसके आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 2047 को ही टारगेट करके रखा गया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो चलिए, अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग भी है, क्योंकि अ, अभी तो हम जीडीपी के मामले में भी बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, उसके मामले में भी हम बहुत ही अभी ज़्यादा पीछे हैं। इन सबको रीच करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी आपका चल रहा है 2023, ये भी तो मान लीजिए आधा ख़त्म ही हो गया। उसके बाद लगभग आपके पास 24 साल हैं। 24 साल में आपको अपने देश को एक विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में ला के खड़ा करना है, यानी कि आपके जीडीपी को बहुत ही ह्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यूएसए, रसिया आदि कंट्री के बराबर आपको अपना जीडीपी करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं 24 साल में हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट रखा गया है भारत के सामने। आगे चलें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेम का फुल फॉर्म नहीं है? स्टेम शब्द का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे अपने भाषण के दौरान। तो इसमें आपको बताना है कि स्टेम का फुल फॉर्म नहीं, मतलब इसमें से कौन सा एक स्टेम का सही फुल फॉर्म नहीं है? तो क्या एस फॉर साइंस होता है? हाँ होता है। क्या टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है? हाँ होता है। क्या ई फॉर इंजीनियरिंग होता है? ये भी होता है। क्या एम फॉर मोबाइल होता है? नहीं, एम फॉर मोबाइल नहीं, यहाँ पे एम फॉर मैथ होना चाहिए। ठीक है, एम फॉर मैथ होना चाहिए। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना, या प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें स्टेम को मजबूत करना है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ को मजबूत करना है। खासकर महिलाओं को इस सेक्टर में ज़्यादा आगे बढ़ाना है, उनमें साइंस की समझ को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको आगे लाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनको आगे लाना है, साथ ही साथ मैथ के क्षेत्र में भी उनको आगे लाना है। ठीक है, तो यह है स्टेम का फुल फॉर्म। हो सकता है भविष्य के एग्जाम में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। गांव में महिलाओं को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग, और प्रधानमंत्री द्वारा कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया? लखपति दीदी में भी इनका ये उद्देश्य है कि साल भर में कम से कम इनको, मतलब ऐसी इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, ऐसा स्किल इनको दे दिया जाए महिलाओं को, जिससे कि एक साल के अंदर कम से कम वो 1 लाख रुपए जनरेट तो कर ही लें, यानी लखपति तो वो लोग बन ही जाए।
ठीक है। तो ऐसे महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कितने करोड़ लखपति दीदियाँ तैयार करने की बात चल रही है? तो 2 करोड़, 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने की बात चल रही है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला और अंतिम प्रश्न है कि सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने, देखिए पारंपरिक कौशल क्या होता है, पहले मैं ये आपको बता दूं, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल स्किल होता है वो क्या होता है। ट्रेडिशनल स्किल में वो होता है जैसे कि जो नाई आते हैं, जो बहुत ही पहले से ही बाल काटते हुए आ रहे हैं, नाई आ गए। जो लोहार हैं, यानी कि जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहार हैं, ठीक है, गाँव में आप देखे होंगे नाई, लोहार। जो धोबी हैं, जो कपड़ा धोने के काम करते हैं, धोबी हैं। ठीक है, अन्य जो ट्रेडिशनल काम में, इस तरह के काम में लगे हुए हैं, उन्हें हम पारंपरिक कौशल वाले व्यक्ति कहते हैं। तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है कि सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने, यानी कि सितंबर की बात की जा रही है, अगले महीने से 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक योजना की शुरुआत कर रही है। तो उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इस योजना का नाम है विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत 13 से 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे, जिससे कि इस सेक्शन को नाई, धोबी, लोहार, कुम्हार, ठीक है, देखिए कोई जाति या फिर समुदाय, कोई कमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ उसको। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया, उनको मजबूत करने के लिए, उनके काम में टेक्नोलॉजी को और घुसाने के लिए, टेक्नोलॉजी से वो काम करें, अच्छे से काम करें और अपना रोजगार आगे बढ़ा सकें, उससे इनकम जनरेट कर सकें। तो उसके लिए 13 से 15,000 करोड़ एलोकेट किया जाएगा ट्रेडिशनल जो स्किल वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है, और ये किस योजना के तहत होगा? तो विश्वकर्मा योजना के तहत होगा। और ये सितंबर माह में ये योजना लॉन्च हो जाएगी विश्वकर्मा जयंती के दिन। और विश्वकर्मा जयंती मनाया जाता है 17 सितंबर को। ठीक है, और यह विश्वकर्मा भगवान, जो हिंदू धर्म में इनको आर्किटेक्चर माना जाता है पृथ्वी का। ठीक है, ये ब्रह्मांड का, सॉरी पृथ्वी कह रहे हैं, ये ब्रह्मांड के आर्किटेक्चर माने जाते हैं कि ब्रह्मांड को इन्होंने ही बनाया है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ये 2 दिन का क्लास था, 16 तारीख का, 17 तारीख का। आज से फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा क्लास, मैं किसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं कल की क्लास में 18 अगस्त को। देखते हैं कल आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। एंड थैंक यू। जय हिंद।